नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रंजीत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए डीसी जनरेटर का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये यूथ बुक का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए यूथ बुक का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप यूपीपीसीएल TG2, यूपीआर रीजनल TG2, सेल, वेल, गेल, मेट्रो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मोटिवेशन के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो ये हम लोग मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है भाई कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया को डैश पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन देखिए पूछ रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन का परिभाषा ये होता है कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए मेन फील्ड फ्लक्स जो है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि आर्मेचर फ्लक्स द्वारा मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर को कहा जाता है। मतलब कि देखिए शंट फील्ड के कारण जो नो लोड से फुल लोड में जितना वोल्टेज में कमी हो रही है, सीरीज फील्ड जो होती है, सीरीज फील्ड होती है, उसके कारण उतना वृद्धि कर दी जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यह किस तरह के जनरेटर में होता है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर डीसी। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तन है जो कि आर्मेचर में डैश के प्रभाव से गुजरता है। देखिए कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन में मतलब कि जो आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है, शॉर्ट सर्किट के दौरान आर्मेचर बाइंडिंग जब एमएनए को, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को जैसे ही क्रॉस करती है, मतलब एक पोल से अगले पोल पर जब जाती है तो धारा की दिशा जो है बदल जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है कि एक पोल से अगले पोल पर जब जाती है तब जो है धारा का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर डैश को उत्पन्न करता है। देखिए जो जनरेटर होता है वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो जनरेटर का मेन काम होता है कि मैकेनिकल ऊर्जा हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है, मिलता है हमको, आउटपुट देता है। तो वैसे ही मोटर जो होता है, मोटर क्या उत्पन्न करता है, तो मोटर जो है ये टार्क उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और टार्क जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है कि जो मोटर होता है, मोटर क्या करता है, टार्क उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे, विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 95 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को राकर से विद्युत रोधी नहीं किया जाए तो जब जो ब्रश का होल्डर होता है, अगर उसको हम लोग क्या करें, इंसुलेट नहीं करेंगे तो उस पर क्या होगा, कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर, तो क्योंकि ब्रश जो होता है देखिए कम्यूटेटर पे से लगा रहता है, आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए तो अगर उस पर हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटेड नहीं करेंगे तो उसमें स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होता है, तो कम्यूटेटर सरफेस पर क्या होगा, भारी स्पार्किंग होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96 में निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ड्रम प्लेट पर जो है स्पार्किंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रवाह की ग्रीस यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि ड्रम जो प्लेट होता है, ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो प्रवाह की ग्रीस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारें शाफ्ट से रोधक स्थिति में इंसुलेट रहती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए स्लिप रिंग जो होता है, स्लिप रिंग आप लोग जानते होंगे कि स्लिप रिंग जो होता है ये क्या करते हैं कि जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट पर ऐसे कनेक्टेड रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट को क्या करता है, ये करंट जो है प्रोवाइड करता है बाहर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 250 वोल्ट तक के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 120 से लेकर 250 वोल्ट तक के उत्तेजक के रूप में कौन होता है, देखिए डीसी शंट जनरेटर जो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि डीसी शंट जनरेटर जो होता है एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, इसमें जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कितने के लिए, एक्साइटर के रूप में जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो 120 लेकर 250 वोल्ट तक इसको ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर बाइंडिंग के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है। जब जो कम्यूटेशन होता है, देखिए कम्यूटेशन में शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब कोई भी 2 कम्यूटेटर जो होते हैं, कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि जब जो ब्रश होता है
ब्रश के कंटेक्ट में कम्यूटेटर आता है तब उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए बड़ी मशीनों में पोल जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो देखिए जो कास्ट स्टील होता है तो कास्ट स्टील का नहीं बनाए जाते हैं, कच्ची स्टील जिसको हम ढलवा लोहा बोलते हैं, नहीं, ये गलत है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील जो होता है, सीट स्टील होता है, उसका बनाते हैं। तो और ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसको हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग किसका बनाते हैं? देखिए सीट स्टील लेमिनेशन का बनाते हैं हम लोग, पोल जो होता है सीट स्टील का बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? तो आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? देखिए ये जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग आर्मेचर कोर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि आर्मेचर कोर जो होते हैं क्या प्रोवाइड करता है? चुंबकीय फ्लक्स जो है रिलेक्टेंस पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 102 है, देखिए इसमें आर्मेचर प्रक्रिया में, मतलब आर्मेचर रिएक्शन में डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, देखिए उसमें ब्रश को जो है वो हम किस पर रखते हैं? न्यूट्रल एक्सिस में, एमएनए पर रखते हैं। तो एमएनए पर रखने का रीजन क्या होता है? देखिए तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए जो है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ब्रश को जो है, और ब्रश और एमएनए को एक ही एक्सिस पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 103 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 130 में एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कुंडली के शुरुआत तथा समाप्ति के छोरों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए एक स्टार्टिंग बाइंडिंग से और एक लास्ट बाइंडिंग से जो जुड़ा होता है उसको हम लोग लैप बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में आर्मेचर प्रक्रिया, आर्मेचर विद्युत धारा के द्वारा डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव होता है। तो आर्मेचर जो होता है, देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर करंट का जो फील्ड फ्लक्स होता है, फील्ड फ्लक्स पर जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो इसका देखिए वो करेक्ट है, कि आर्मेचर जो करंट है, आर्मेचर करंट द्वारा फील्ड फ्लक्स पर किए गए चुंबकीय प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है, देखिए इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच में रखा जाता है ताकि स्पार्किंग, देखिए क्या होता है कि इंटरपोल जो होता है, जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल के बीच में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये मेन पोल हो गया आपका और ये मेन पोल हो गया आपका, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर लगा जाते हैं, यहाँ पर इंटरपोल लगाते हैं, इसको यहाँ पर इंटरपोल लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं इंटरपोल और यहाँ लगाते हैं ऐसे इंटरपोल। तो इंटरपोल लगाने से क्या होता है? स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरपोल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है 105 का। क्वेश्चन नंबर 106 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, देखिए तो इसमें क्या होता है? देखिए प्रवाह परिवर्तन की दर न्यूनतम होती है, तो ये गलत है। देखिए फ्लक्स प्रवाह परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है यहाँ पर ये करेक्ट है, कि जब E=, देखिए क्या होता है? E= होता है d∅/dt होता है। तो मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जो है वो डेवलप होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। तो समांतर क्रम में आप जानते हैं कि पैरेलल में ऑपरेशन क्यों कराया जाता है? तो रिलायबिलिटी अच्छी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समांतर क्रम में चलाते हैं। देखिए कम विश्वसनीयता के लिए नहीं, भार को कम करने के लिए नहीं, देखिए गलत है, कम क्षमता के लिए नहीं, तो उच्च विश्वसनीयता के लिए, हाई रिलायबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है, देखिए डीसी शंट जनरेटर को डैश कहा जाता है। तो इसको कांस्टेंट वोल्टेज बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए जो है वो करेक्ट है। देखिए नियत वोल्टेज जनरेटर बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 है, लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर कोर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? तो कौन सी हानि, कोर को हम लोग लेमिनेशन करते हैं, तो इससे किस हानि को कम करने के लिए? तो ईडी करंट जो लॉस होती है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो कोर होता है, कोर का लेमिनेशन करते हैं। और इसमें क्या है, देखिए जो है, और इसकी थिकनेस जो होती है कितनी होती है? 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक इसकी थिकनेस होती है जो लेमिनेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 है, देखिए आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को कहा जाता है। इसमें आर्मेचर बाइंडिंग कारण कौन सा लॉस होता है? देखिए आर्मेचर हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है यहाँ पर,
कि जो आर्मेचर कॉइल का जो आर्मेचर कुंडली में जो लॉस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर लॉस बोलते हैं। ये आई स्क्वायर आर लॉस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं, करंट डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 111 है, देखिए डैश मैकेनिकल हानि में शामिल होती है। तो मैकेनिकल हानि में क्या होता है, देखिए ब्रश के जो घर्षण होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, कि ब्रश लॉस जो होता है, ब्रश लॉस क्या होता है, ये मैकेनिकल हानि में आता है। और देखिए मैकेनिकल लॉसेस में क्या क्या आते हैं, तो मैकेनिकल लॉस जो होता है, देखिए इसमें हम लोग यूज़ करने के लिए जो मैकेनिकल लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस को कंबाइंड रूप से हम लोग किसको, आयरन लॉस को और स्ट्रे लॉस जो होता है, इन दोनों लॉस को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, देखिए ए सिंपल कॉमन मेथड टू टेस्ट आर्मेचर बाइंडिंग फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कॉयल इज बाई ए। मतलब कि आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का जांच का पता लगाने के लिए हम लोग किसके सहारे से यूज करते हैं, मतलब किसके द्वारा हम लोग आर्मेचर के शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्राउलर बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका यहाँ पर करेक्ट है कि ग्राउलर से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का पता लगाते हैं। बाकी ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, मल्टीमीटर से क्या निकालते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर करते हैं, और मीटर से करंट को मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 114 है, एक निश्चित दी गई गति पर मतलब कांस्टेंट स्पीड पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक इनमें से किसके बीच में खींचा जाता है। तो देखिए ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक जो है किसके किसके बीच में खींचा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचा जाता है, या तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को और क्या बोलते हैं। तो देखिए ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, नो लोड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या तो फिर इसी को मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसको हम लोग किसके बीच में खींचते हैं, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचते हैं। एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है, देखिए आपका टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में खींचा जाता है, और इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होता है वो जनरेटेड ईएमएफ और आपका आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, द नेचर ऑफ इनपुट इन डीसी जनरेटर इज। डीसी जनरेटर में जो इनपुट होता है कैसा होता है, तो देखिए डीसी जनरेटर में इनपुट जो होता है हम लोग मैकेनिकल पावर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए डीसी जनरेटर का डिफिनीसन यही है कि इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 117 में देखिए क्या है, इंटरपोल आर यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। इंटरपोल जो होता है, देखिए इंटरपोल जो है, इंटरपोल का हम लोग यूज करते हैं डीसी मशीन में किसको कम करने के लिए। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसका जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में, तो इंटरपोल कैसा होता है, देखिए इसमें इंटरपोल जो होता है देखिए एकदम सेम एज आपकी फील्ड बाइंडिंग जो होती है फील्ड बाइंडिंग की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, फील्ड बाइंडिंग में थिक वायर लेस नंबर ऑफ टर्न होता है। तो देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न मेड ऑफ हैवी वायर गलत है, देखिए स्मॉल नंबर ऑफ टर्न थिन वायर गलत है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ पोल मेड ऑफ थिन वायर नहीं, ये भी गलत है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल कैसा होता है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न होता है तथा हैवी वायर के मतलब थिक वायर के बनाए जाते हैं, मोटे तार का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन ए डीसी जनरेटर पोलरिटी ऑफ इंटरपोल रिलेटिव टू डेड एंड मेन पोल। डीसी जनरेटर किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलरिटी क्या होती है। तो इसमें देखिए जो इसकी पोलरिटी होती है वो जस्ट अपने एक से अगले वाले पोल के समान होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, देखिए अपोजिट टू डेड नेक्स्ट पोल, अपोजिट टू डेट ऑफ नेक्स्ट पोल मेन पोल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गलत है, देखिए बी ऑप्शन देखिए इज सेम एज पोलरिटी एज द मेन पोल बिहाइंड, नहीं पीछे नहीं नेक्स्ट वाले के लिए होगा, देखिए जहाँ पर नेक्स्ट लिखा होगा उसके लिए वो करेक्ट है। देखिए इज सेम एज अ पोलरिटी ऑफ नेक्स्ट मेन पोल अहेड इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसके रोटेशन की दिशा में जो इंटरपोल होता है, देखिए इंटरपोल का जो पोलरिटी होती है ये इसके डायरेक्शन में, जैसे ये मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ये मेन पोल हो गया, तो मेन पोल है तो जैसे ये रोटेट कर रहा है ऐसे है, तो इसके अगला वाला जो पोल आएगा, जैसे ये है तो ये जो वाला जो पोल आएगा इसके जस्ट यही वाला पोल ये क्या करेगा हो जाएगा, जैसे एन पोल ये आ रहा है तो ये आपका इंटरपोल का जो है पोल होगा वो एन पोल हो जाएगा, जो उसके नेक्स्ट पोल आएगा वही उसका इंटरपोल का भी पोल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है यहाँ पर करेक्ट है, देखिए
कि इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलरिटी ध्रुवता के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि 0.75 मीटर लंबा एक आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर करंट जो है 5 एम्पियर है। इसे आप निकालेंगे सिंपली। देखिए एफ इक्वल टू वी आई एल साइन थीटा होता है। तो कंडक्टर पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितना है, देखिए 0.754। देखिए बी की वैल्यू 4 दिया है, इंटू आई की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और किसकी एल की वैल्यू कितना दिया है, इंटू 0.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 न्यूटन जो है 15 न्यूटन बल आ जाएगा। इसमें देखिए 5 चौक 20 और 15 75 दूना 150 हो जाएगा, तो मतलब 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भंवर हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है। तो देखिए भंवर ईडी करंट लॉस किस में होती है, तो आर्मेचर में होता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो आर्मेचर जो डीसी जो ईडी करंट लॉस होती है किस में होता है, तो आर्मेचर में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में इलेक्ट्रिकल मशीन में डैश को कम करने के लिए कोर का लेमिनेशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में कोर को लेमिनेट करते हैं तो हम लोग ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 122 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 में डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर आप लोग जानते हैं फैराडे के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 122 का ए हो जाएगा करेक्ट है। ये सब छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में शॉर्ट डैश करके कंपाउंड जनरेटर इज ए टाइप ऑफ। जो शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर होता है, शॉर्ट किसका जनरेटर होता है, शंट टाइप का जनरेटर होता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, ये सभी शंट जनरेटर के एग्जांपल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 124 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में इन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू। तो आप लोग जानते हैं देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो सेपरेट एक सोर्स से कनेक्टेड होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक एक्साइटेशन के लिए हम लोग अलग से एक सोर्स से सप्लाई देते हैं। तो देखिए शंट विथ सोर्स गलत है, देखिए क्लोज सर्किट गलत है यहाँ भी। तो कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखिए सीरीज विथ जो है यहाँ पर देखिए सीरीज विथ सोर्स के साथ रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका करेक्ट है। देखिए ये जो है ये आपका यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होती है, तो ये सोर्स जो है ये सोर्स है, इसके सीरीज में जो है कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 126 में ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127 है। देखिए विच पार्ट ऑफ डीसी मशीन रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस। डीसी मशीन के कौन से भाग को बार बार मरम्मत करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें क्या ब्रश और कम्यूटेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 128 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 किसी मोटर को जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। तो कोई भी मोटर होता है तो उसमें अगर जनरेटर की तरह वर्क कराएंगे तो जो इसकी मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है स्टेटर की, उसे सिंक्रोनस स्पीड से अधिक तेज से चला देते हैं। तो रोटर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर के सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा तेज से चला देंगे तो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका बी जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि रोटर को इसके स्टेटर की सिंक्रोनस गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 है। देखिए डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या नियत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च वोल्टेज प्रदान करेगी। देखिए हाई वोल्टेज के लिए जो है हम लोग वेव बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए जो लैप बाइंडिंग होता है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, इसको पैरेलल बाइंडिंग बोलते हैं। जो वेव बाइंडिंग होता है देखिए वेव बाइंडिंग है ये हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 130 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 में असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर रिएक्शन के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर जो अनसेचुरेटेड मशीन होती है, अनसेचुरेटेड होता है तो उसमें क्या होता है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी का जो है
वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए 130 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद जो है देखिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एक अपना कमेंट जरूर छोड़ा करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, यही हम लोग का मोटिवेशन होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।